हिटलर ऑफर करता तुम मेरे देश में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। कहते नहीं, मैं भारत का एक सिपाही हूँ और मैं देश में रहकर इस देश की सेवा करना चाहता हूँ। कांचन, तुम तो यार बुखार में हो, तुम कैसे खेल पाओगे? एक लाइन बोलते हैं, सर मैं फौजी हूँ, मैं फौज से हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं मैच खेलूँगा। ध्यानचंद ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत गरीब परिवार से, ठाकुर परिवार में प्रयाग से हमारे दादा झांसी आए थे। हमारे दादाजी को गुस्सा एक दिन पकड़ के घसीटते हुए ले गए और फौज में भर्ती करते आए 16 साल की उम्र में ध्यानचंद को। तो ध्यानचंद जब खेलना शुरू किए वहाँ तो उनके सूबेदार मेजर जो होते हैं इंचार्ज, देखने वाले भाई कोई गलती तो नहीं हो रही, तो उन्होंने देखा कि लड़का जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। लड़के इधर आओ, आके सैल्यूट किया। क्या नाम है? ध्यान सिंह। अच्छा, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। पैम्पर किया उनको, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हारी ड्रिबलिंग अच्छी है। चाहे गर्मी सर्दी बरसात, टेंट होते थे, मकान नहीं, कमरे नहीं थे, टेंट। उस दोपहर में अपने हॉकी बॉल लेके निकल जाए कहीं सुनसान जगह पे और बॉल के साथ लगे हैं। बच्चे का सम्मान जहाँ तक बात है वो नहीं मिला। क्या मरणोपरांत भी आज तक वो एक जो डिमांड है उनके प्रशंसकों की, इवन हम लोगों की भी, हम लोग बुंदेलखंड चैनल चला रहे हैं, तो आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। अर्जुन अवॉर्डी, हॉकी, हमारे भारतीय हॉकी के पूर्व खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक चंद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुंदेलखंड चैनल पे आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कामना करता हूँ बुंदेलखंड चैनल जो है ये पूरे हमारे भारत के अंदर सारी चीज़ों को समावेश करे और आगे बढ़ाए। थोड़ा सा ध्यानचंद जी के बारे में भी जानना चाहूँगा आप, क्योंकि कैसा था, मतलब हम लोग तो कभी सौभाग्य हमें मिला नहीं, आप खुद उनके पुत्र हैं, तो ध्यानचंद जी के किस मतलब नेचर से आते थे और एक अलग जुनून जैसा कि आपके अंदर भी देखने को मिलता है, आपका अनुभव कैसा अपने पिताजी के साथ, ध्यानचंद जी के साथ, महान ध्यानचंद जी के साथ रहा? उनके बारे में तो इतनी सारी चीज़ें आज निकल कर आ रही हैं जिसके अंदर खोज की जा रही है, और खोज में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो उस इंसान का तो मेरे पिता नहीं बल्कि मैं खिलाड़ी के तौर पर कहूँगा कि वो एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिसका दुनिया ने लोहा माना है, दुनिया ने, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो सम्मान। देखिए सम्मान क्या होता है कि परिवार के लोग फिर उसमें आना शुरू होते। अब ये कोई IAS IPS का एग्ज़ाम नहीं कि IPS किस तरह अपने फैमिली मेम्बर्स को बना देगा, भगवान जानता है, दूसरे क्षेत्र का बना देगा, लेकिन खिलाड़ी तो जब भी बनेगा जब उसके अंदर इस तरह की प्रतिभा होगी कि उसके पास स्टेमिना होगा, खेलने की शक्ति होगी, वो दिमाग होगा, वो चीज़ें होंगी जो दूसरे खिलाड़ी को हम हरा सके, वो क्षमताएं होंगी, वो तो फिर पैदा करनी पड़ती हैं। तो ये रियलिटी है, फैक्ट्स जो है कि खिलाड़ी बड़ी मुश्किल में बनता है, उस लेवल का खिलाड़ी जो भी बनता है बहुत मुश्किल में बनता है। तो ध्यानचंद ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत गरीब परिवार से, ठाकुर परिवार में प्रयाग से हमारे दादा झांसी आए थे। झांसी जब आए तो वहाँ पढ़ाई लिखाई झांसी में करी उन्होंने, 8वीं 9वीं 10वीं तक। मैकडॉनल्ड कॉलेज आज भी वहाँ बड़ा फेमस कॉलेज है वो, तो उसमें उन्होंने पढ़ा, लेकिन खेलों की तरफ ज़्यादा रुझान था। तो हमारे दादाजी को गुस्सा एक दिन पकड़ के घसीटते हुए ले गए और फौज में भर्ती करते आए 16 साल की उम्र में ध्यानचंद को। उसके पहले वो झांसी रोज़ क्लब में खेलते रहे, प्रैक्टिस अच्छी ड्रिबलिंग नेचुरल चीज़ थी उनके पास। अब वो जब वो पहुँचे वहाँ अपने फौज के अंदर, तो शाम को तो खेलने का प्रचलन वहाँ था फौज में कि शाम को आपको 2 घंटे बच्चों को जो भी जवान है खेलने, ऑफिसर है खेलना है, सभी फौज के लोगों को खेलना है, वर्जिश के लिए, ताकत के लिए, स्टेमिना के लिए, तो एक मस्त ज़रूरी चीज़ थी। तो ध्यानचंद जब खेलना शुरू किए वहाँ तो उनके सूबेदार मेजर जो होते हैं इंचार्ज, देखने वाले भाई कोई गलती तो नहीं हो रही, तो उन्होंने देखा कि लड़का जो है बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ड्रिबलिंग कर रहा है। तो एक दिन बुला लिया उनको, लड़के इधर आओ, आके सैल्यूट किया। क्या नाम है? ध्यान सिंह। अच्छा, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। पैम्पर किया उनको, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तुम्हारी ड्रिबलिंग अच्छी है, तुम्हारे से कोई बॉल छीन नहीं पाता है, क्या बात है, कैसा प्रैक्टिस करी हुई है मैंने? तो कहते करी तो है, लेकिन क्या तुम अकेले टीम को जिता दोगे? इसके लिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे साथ 11 लोग खेल रहे हैं, 11 लोग खेल रहे हैं, तुम्हें उनकी हेल्प लेनी है, उनसे कोऑर्डिनेट करना है, उनसे बॉल फेंकना है, लेना है।
जिस दिन ये चीज़, ये कला तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम खिलाड़ी बन जाओगे। अब एक नए बच्चे को, जो उभरता बच्चा हो, उसको अगर आप, उसका उस्ताद या बाप या टीचर जो भी इस तरह की बात कह दे, तो आप सोचिए उसके अंदर कितना उत्साह पैदा होगा। तो वो ध्यानचंद के पैदा हुआ उत्साह, कह रही मेरे सूबेदार मेजर साहब ने मुझे कहा। तो अगले दिन से क्या करना शुरू किया उन्होंने कि दोपहर के वक्त जब सब सो रहे होते थे, और ये महीनों किया उन्होंने, कि दोपहर में जब चाहे गर्मी सर्दी बरसात, टेंट होते थे, मकान नहीं, कमरे नहीं थे, टेंट, उस दोपहर में अपने हॉकी बॉल लेके निकल जाए कहीं सुनसान जगह पे, और बॉल के साथ लगे हैं, वही जंगलों में जैसे तपस्या कोई कर रहा हो। तो वो जो तपस्या उनकी, वो और सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अनुमान, सेल्फ अपोनेंट खड़ा कर लेना, कैसे मैंने इसको बीट करना है या कहाँ से बॉल आ रही, किस एंगल फेंकना है, तो वो सब चीज़ें उस दौरान में, उन महीनों में उन्होंने हासिल कर ली। शाम को रोल कॉल्स के बाद, आर्मी के खाने से पहले फिर बॉल हॉकी लेके निकलना, चाहे वो अंधेरा हो रहा हो चाहे चांदनी रहा, तो उसमें प्रैक्टिस करना। तो आप मान सकते हैं जब कोई भी बच्चा ऐसा काम करेगा तो उसको तो फिर फर्स्ट क्लास और मार्क्स तो उसके फिर 100 आने ही आने हैं। तो वो ध्यानचंद के पास आए तो उनकी फौज की टीम ने जीतना शुरू किया। पहले ब्राह्मण रेजिमेंट हुआ करती थी, हाँ, अपने देश में ब्राह्मण रेजिमेंट, उसमें भर्ती थे वो, हैं? अभी ब्राह्मण रेजिमेंट नहीं, उसको पंजाब रेजिमेंट के साथ मिक्स कर दिया। एनीवे, तो ये चीज़ें उनसे बढ़ती चली गई, इंटर यूनिट, इंटर बटालियन, इंटर सर्विसेज, और ये करते करते ध्यानचंद 2 साल 3 साल के अंदर तो देश के अंदर टॉप मोस्ट बन गए। और लकली देखो, उनके पहली बार टीम जाने का जो अवसर मिला उनको 1926 में, वो थी इंडियन आर्मी टीम। भारत की पहली हॉकी टीम 1926 में न्यूजीलैंड टूर पे जाती है, और वो शुरुआत होती है ध्यानचंद के उस खेल की, जहाँ पहला गोल इंटरनेशनल का ध्यानचंद की हॉकी से निकलता है, कहाँ, न्यूजीलैंड के अंदर, और वहाँ पर 201 गोल वो टीम मार के वापस आती है, 201 लौट कर आते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं कि उनका पहले था ही कुछ नहीं, वहाँ जो आर्मी यूनिट थी या जो अफसर थे, उनका ये विचार था कि आप अपने काम में हॉकी को नहीं लाएंगे, हॉकी का जो टाइम है शाम का, बस वही खेलने का। इसीलिए पहले ओलंपिक में एमेच्योर और प्रोफेशनल, 2 प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आप ओलंपिक नहीं खेल सकते थे। अब ख़त्म कर दिया है, हाँ, अब ख़त्म कर दिया। पहले हमारे, अगर हम 700 रुपये अगर मेरे को मंथली इनकम मेरी अगर साल की दिखा दी, मंथ इनकम एक्स्ट्रा, तो आप प्रोफेशनल में आ जाते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब ध्यानचंद ने वहाँ पर खेलना शुरू किया। 28 के अंदर उनका ओलंपिक में पहली बार जाने का अवसर मिला भारत की टीम को। पहले ओलंपिक में जब गए हैं, अब वो सब खोज में है, जो मैं क्या इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा जानकारी के लिए, कि पहले मैच में जब खेले हैं वहाँ हॉलैंड के अंदर, तो 200 लोग देखने वाले थे, क्योंकि वो खेल इतना प्रचलन में था ही नहीं। और 2 बार पहले उसको बंद कर दिया गया था हॉकी को ओलंपिक से। 1916 में खेला गया था, 20 बंद हो गया, 24 बंद हो गया, 2 ओलंपिक से कट ऑफ। 28 में लाया गया कि 26 के अंदर, 1926 से भारत ने न्यूजीलैंड में जो शो किया, उसके अखबारों की कटिंग और ध्यानचंद की गोल करने की क्षमताएं, उसको देखते हुए ओलंपिक के अंदर रखा गया। 28 के अंदर वो आ गया 28 में, और उसमें हम भारत खेला है। और जब 150-200 लोग थे, और वही मैच जब फाइनल में खेला गया, तो आप यकीन नहीं करोगे कि 150-200 की संख्या बढ़ गई होती है 25,000। अब उस 5-7 मैच के अंदर क्या ऐसा कारनामा हो गया कि जिस खेल को देखने के लिए 150-200 लोग, क्या देखें, हिट एंड रन को क्या देखें। लेकिन जब भारत की टीम पहुंचती है, ध्यानचंद खेलते हैं और उनकी टीम खेलती है, तो क्या क्या नहीं लिखा जाता है। और वहीं से उनको जो पहला लाइन दिया गया वो है हॉकी मैजिशियन, 1928 ओलंपिक में। तो हॉकी मैजिशियन एक ही खिलाड़ी को इस दुनिया में दिया गया है, वो है मेजर ध्यानचंद। और भारत फाइनल में हॉलैंड से खेलता है। ध्यानचंद को 103 डिग्री बुखार। कोच आते हैं, ध्यानचंद तुम तो यार बुखार में हो, तुम कैसे खेल पाओगे? एक लाइन बोलते हैं, सर मैं फौजी हूँ, मैं फौज से हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं मैच खेलूँगा। और वो 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद के होते हैं। तो इस तरह का खेल, इस तरह करिश्मा, इस तरह की जुनून, इस तरह की उनकी एक विशेष प्रतिभा
वो उनको देखने को मिली। इसके साथ एक वाक़या जो मैं अभी कहना चाहूँगा, 1928 के ओलंपिक में मैच होता है और मैं 1998 में 1998 उट्रैक्ट जाता हूँ वेटरन हॉकी खेलने के लिए। वेटरन हॉकी, बुजुर्गों की हॉकी। मैं वहाँ जाता हूँ, हमारी भारत की टीम क्योंकि अच्छा नहीं कर पा रही थी, जैसा आपने पूछा कि हम क्यों नहीं अच्छा कर पाए, तो उस टाइम हमारा वाकई में ढलान पे हम थे, हम अच्छा नहीं खेल रहे थे। 98 में भारत की टीम आउट हो जाती है, लेकिन फाइनल मैच देखने के लिए मैं वहाँ स्टेडियम में बैठता हूँ और पूरा स्टेडियम 45, 50, 55 हज़ार का स्टेडियम भरना शुरू होता है, क्योंकि हॉलैंड की टीम का स्पेन के साथ फाइनल मुकाबला होता है वर्ल्ड कप में। तो सारे लोग भरे होते हैं और मेरे बगल की 2 सीटें हैं, इस तरह मैं बैठा हूँ, मेरी 2 सीटें खाली हैं और 2 सीटें खाली है, उसमें एक बुजुर्ग दंपति आके बैठते हैं, सूटेड बूटेड हॉलैंड के, हैट लगाए, कपड़े बढ़िया कपड़े पहने, एजिड, वो दोनों मियाँ बीवी आके बैठते हैं। मेरी नज़र उनकी टाई पे जाती है, मैं देखता हूँ टाई जो है वो डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और कॉटन की टाई, उनके अच्छे कपड़ों के बीच में वो कॉटन की टाई जो अच्छी ढंग से प्रेस नहीं होती वो पहने आए। अब मैं बैठा बैठा देख रहा हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पूछ ही लेता हूँ उनसे। तो मैंने उनसे पूछ लिया, सर ये टाई जो आप पहने हैं ये मुझे इंडियन टाई लग रही है। तो बोलते या ये इंडियन टाई है, दिस इज द इंडियन टाई। मैंने, हाउ कम यू आर वेयरिंग द इंडियन टाई? हॉलैंड देश है, स्टेडियम वहाँ का है, टीम तुम्हारी खेल रही है, हाउ कम यू आर वेयरिंग द इंडियन टाई? नाउ इट्स वेरी prestigious tie for me. It's very costly. मैंने, how come sir? This tie I got it from Dhyan Chand. I got it from Dhyan Chand against whom I played in the year 1928. मैंने 28 के बाद बोला ना, 28 के बाद 70 साल के बाद वो इंसान, वो खिलाड़ी जो इंडिया के खिलाफ खेला था, ध्यानचंद के खिलाफ खेला था, और ध्यानचंद से उसने मैच के बाद उनके खेल से प्रभावित होकर क्या कि सर मुझे कोई चीज़ दो जो मैं याद रख सकूं। उस इंसान ने वो टाई बाबूजी ने दी, उनके पास वो इसके अलावा था भी क्या, वो टाई जब उनको दी और वो शख्स प्राउडली उस टाई को पहनता है सामने, आप बताइए किस भारत देश की कितनी, और ध्यानचंद की महिमा की क्या बात करूं मैं। 70 साल के बाद वो टाई पहने बैठा और मैं उससे सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं उनको बताता हूं सर ध्यानचंद वाज माय फादर। खड़े होकर गले लगाना, मेरे पिता के बारे में पूछना, अब बताइए क्या चीज़ है, इसको मैं क्या कहूँ। इतने बड़े स्टेडियम में उसका वहीं बैठना और मेरा उनसे पूछना और उनका ये कहना कि मैं उनके खिलाफ खेला हूँ। वाह वाह वाह, क्या बातें, ऐसी इंसिडेंट मैं ना सुना ना हो सकता है दूसरा। ये मानता थी उनकी कि लोगों ने उनको ध्यानचंद जी के नाम का इंग्लैंड में एक स्टेडियम है, इंग्लैंड में, और जब तक भारत खेला है इंग्लैंड ने अपनी टीम ओलंपिक में फील्ड नहीं करी डर के मारे, ये डर था भारत का। और जब भारत 1936 में हिटलर के सामने जीतता है टीम को, छठा गोल जब भारत करता है, 8-1 से हम जीते थे, छठा गोल जब भारत करता है तो हिटलर मैदान छोड़ के चला जाता है। तो क्या कहो इसको। अब इस विरासत को संभालना तो हमारे भारत के लोगों का ही काम था, भारत के मैनेजमेंट का था, भारत सरकार का था। कितना संभाला कितना नहीं संभाला ये तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन था कुछ नहीं ध्यानचंद के पास में सिवाय हॉकी के, और वो आखिर तक लगे रहे। 1978 में मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, क्योंकि घर हमारा बड़ा मामूली सा था, आज भी वैसे ही है कोई ख़ास। तो उन्होंने कि एक गैस एजेंसी हमको, बाबूजी का बायोडाटा लगाया मैंने और उनसे साइन करने के लिए कागज़ आगे करा। तो ध्यानचंद साहब बोलते हैं क्या है ये, मैंने कहा बाबूजी ये एप्लीकेशन बनाई आपके नाम से, तो हो सकता है गैस एजेंसी मिल जाए, साइन कर दीजिए इस पर। पहली लाइन थी उनकी, और बड़े गौर से कहता हूँ कि हम भीख मांगेगा। खुददारी देखिए फौजी की, सिपाही, कि हम भीख मांगेगा, ये उनका काम है, वो ये देखें कि मैंने क्या किया है। अगर वो समझते हैं कि मैंने काम ठीक किया है तो मुझे दें, मैं ले लेता हूँ। क्या करें, ये ध्यानचंद थे जो आपने पूछा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। शायद ही ऐसे मतलब किससे आपको सुनने को कहीं और मिला कि नहीं। 3 लाइनें बोली थी 30 देश के लोगों ने, आज भी हमें मुझे मालूम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। रानी लक्ष्मीबाई, मैं झांसी नहीं दूंगी।
ध्यानचंद इसी टाइम बोलते जो मैं खेलों में अप्लाई करता हूँ और देश की बात है, वो कहते हैं नहीं, जब हिटलर ऑफर करता तुम मेरे देश में आ जाओ मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा, कहते नहीं, मैं भारत का एक सिपाही हूँ और मैं देश में रहकर इस देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये वो लाइनें हैं जो हम आने वाली जनरेशन को प्रेरणा देती हैं और देती हैं कि भाई बिना त्याग के आप लीडर नहीं बन सकते, त्याग करना पड़ता है, जुनून होना चाहिए, तब आप काम का अच्छी करते। आज हमारे देश में अच्छा माहौल है खेलों का, और जो हेड होते हैं किसी भी ऑफिस का हेड ले लीजिए, डिपार्टमेंट का ले लीजिए, चाहे आपके चैनल्स का हेड, अगर वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट्स का माहौल क्रिएट हो जाता है। देश में भी क्रिएट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाले ओलंपिक में, जो बिल्कुल नज़दीक है, इसी साल में है, हमारा देश इसके अंदर बहुत तरक्की करके और बहुत अच्छे नंबर से मेडल हासिल करे। ये हम सब की ख्वाहिश है। देश का नाम होता है, खेलों का नाम होता है, जिक्र होता है, चर्चाएं होती है। जब तक चर्चाएं नहीं हो तो फिर वहाँ पर मज़ा नहीं आता। चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल सर, ध्यानचंद जी को लेके भारत रत्न की डिमांड लंबे समय से चली आ रही है, वो आप इस डिमांड को क्या समझते हैं कि मतलब भारत सरकार को इस पे फैसला लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो जब अपने अंतिम समय में थे तो वो स्थिति उस तरीके की नहीं थी, या उस तरीके का सम्मान, जहाँ तक बात है, वो नहीं मिला। क्या मरणोपरांत भी आज तक वो एक जो डिमांड है उनके प्रशंसकों की, इवन हम लोगों की भी, हम लोग बुंदेलखंड चैनल चला रहे हैं, हमारा भी सरकार से वो है कि ये डिमांड तो इस देश के हर जनमानस की है ही, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये चीज़ पूरी नहीं होती तो आने वाले वक्त में भी ये सवाल पूछा ही जाता रहेगा। अब ये सवाल आप भी पूछ रहे हैं, और जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ चैनल पर बात जिक्र होता है खेल का, तो ये सवाल उठता ही है कि भाई ध्यानचंद जी को क्यों नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें तो बड़ी ऐसी हैं, और क्या कहूँ कि अब देखिए उनके नाम का एक दिन, उनके जन्म दिवस को अगर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मान लेते हैं, माना गया है, हो रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या किसी इंसान को हासिल हो सकता है। और जितने भी हमारे दिवस हैं वो संसद में नहीं पारित हुए हैं। संसद में एक ही चीज़ पारित हुई है जो लोगों ने करी है, वो है भारत ध्यानचंद जी का जन्म दिवस, वो है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये चीज़, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। बाकी उन्होंने 1000 गोल किए, डॉन ब्रैडमैन से बात करना या राजनेताओं से बात करना, सब जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे ध्यानचंद एक मेडल मुझे दे दो। अब ये सब बातें वो हैं जो उनके कही जा सकती हैं, लेकिन जिस सरकारों ने ऐतिहासिक स्टेडियम, भारत का नेशनल स्टेडियम जो कहलाता है दिल्ली में, उसका नाम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम रख देना, अडवाणी साहब ने रखा। अपने उमा भारती जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी उस ज़माने में। तो ये क्या किसी और इंसान को हासिल ऐसी चीज़ हो सकती है? सरकार ही कर रही है। तो यहाँ क्या 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 चीज़ फिर रुकावट? 3 बार सुनिए, वो 2012 में खिलाड़ियों के लिए भारत रत्न खोला गया था, और सबसे पहली जब खोला गया उसके अगले दिन मुझे अजय माकन साहब का फ़ोन, वो हमारे उस वक्त में खेल मंत्री थे, उनका फ़ोन आ जाता, अशोक जी हमने दो लोगों के नाम रिकमेंड कर दिए, ध्यानचंद और तेनजिंग नोरके जी का, हिमालय पे चढ़ साहब सुबह से लेकर रात तक मेरे टेलीविज़न, आपको मालूम है किस तरह कवर करते हैं कि पानी पीने तक की फुर्सत नहीं, सुबह से शाम तक, और रात हुई उसके बाद पता ही लगा कहाँ गया, फिर वो गायब हो गया। 2013-14 में जितेंद्र सिंह थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर दिल्ली में, हम उनके पास जाते हैं, बिशन सिंह बेदी साहब लेके जाते हैं, क्रिकेटर जो आज दुनिया में नहीं है, वो कहते हैं ध्यानचंद को तो मिलना ही चाहिए कुछ हो जाए। वो लेके जाते हैं हमको 5-6 ओलंपियंस, हम जितेंद्र सिंह जी के ऑफिस में पहुंचते हैं, और जब उनको ध्यानचंद जी का बायोटा बिशन सिंह बेदी देते हैं तो वो उसको माथे पे लगाते हैं अपने, ऐसे कि इतने बड़े खिलाड़ी का बायोडाटा देखने का मुझे अवसर मिल रहा है ध्यानचंद जी का। कहने लगे कि इसको मैं बाई पोस्ट नहीं भेजूंगा पीएम ऑफिस, इसको मैं खुद जाकर वहाँ इसकी नोटिंग कराऊंगा अपनी तरफ। तो इतनी रिस्पेक्ट, रिगार्ड कौन कर रहा है? खेल मंत्री अजय माकन। कौन? खेल मंत्री। अब ये फाइल आगे बढ़ती है,
सेक्रेटरी से होती हुई अंडर सेक्रेटरी से, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद मनमोहन जी के पास पहुंचती है और मनमोहन जी ये कह के रख देते हैं अभी कि इसको मैं 2 महीने के बाद इस पर एक्शन लेता हूँ। और उसके बाद क्रिकेट का एक बड़ा ऐसा खेल खेला जाता है इस भारत के अंदर, और उस क्रिकेट के थ्रू, उस खेल के मैच के थ्रू भारत रत्न किसी और को दिया जाता है। कोई बात नहीं, ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी रहे हैं, खाली करने से नहीं। लोगों की 45 साल के मरने के बाद क्या कोई दुनिया में हस्ती बता दीजिए मुझे आप। हमने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं अपने जीवन में, 5 साल 10 साल में भूल जाते हैं। ध्यानचंद तो आज भी जिंदा है और कई दशकों तक रहने वाला है। तो जनरेशन नहीं भूलती। 2018-19 में विजय गोयल साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने आज की सरकार के, उन्होंने खुद रिकमेंड कर दिया कि ध्यानचंद जी को मिलना है। तो अब हम लोग इसमें आवाज़ ही निकाल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे खिलाड़ियों ने, ओलंपियंस ने, पद्मश्री और खेल रत्न अवार्डियों ने जंतर मंतर पे 2 बार इस बारे में उन्होंने डिमांड भी रखी। अब जब सब इन बातों का डिमांड का कोई वजह या रिजल्ट नहीं मिल रहा हो तो आप तो इसको दुर्भाग्य ही कहोगे कि कैसे इंसान, ऐसे शख्स, ऐसी शख्सियत जिसने अपने जीवन में सिवाय खेल के और खेलों की बढ़ोतरी के लिए दूसरी बात सोची ना हो। हाँ, उनको और हर बच्चा किसी से पूछिए, तीसरी चौथे आदमी से कि ध्यानचंद को सुना है, कहेगा हाँ सुना है, जानता हूँ, देखा तो है नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन नाम सुना है। तो ये चीज़ें तो हैं उनके साथ में। तो एक हमारे भारत के ना देश में उनको इतने लोग जानने वाले हैं, इतने लोग। मैं समझता हूँ और चैनल की तरफ से समझता हूँ कि ऐसे बहुत से रत्नों से वो कई ऊपर हैं और मेजर ध्यानचंद की एक अलग अपनी पहचान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत के लिए। आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, ऐसे किस्से समझाए, बताए जो शायद ही लोगों को सुनने को कभी मिले होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ थे बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।